अभिवादन। हम सब शायद कभी ना कभी सोचते हैं, काश ये उम्र बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती, या कम से कम ये समझ पाते कि भाई शरीर के अंदर, कोशिकाओं में ये सब होता कैसे है। हाल ही में ना जापान से एक ऐसी खोज आई है जो इस पहेली का एक छोटा सा लेकिन हाँ दिलचस्प टुकड़ा हमारे सामने रखती है। आज हम ओसाका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक स्टडी पर गहराई से बात करेंगे। उन्होंने एक खास प्रोटीन पकड़ा है, AP2A1, और पाया है कि इसका कोशिका के बूढ़े होने की प्रक्रिया से, जिसे सेल्यूलर सेनेसेंस कहते हैं, उससे गहरा नाता है। हमारे पास इस शोध से जुड़े कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं और आज हमारा मकसद है इनमें छिपी जानकारी को खंगालना, समझना कि ये खोज उम्र बढ़ने के बारे में क्या नया सिखाती है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और इस पूरी साइंस को समझने में और ये जानने में कि भाई इन नतीजों के असल मायने क्या हो सकते हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। देखिए, कोशिका का बूढ़ा होना ये तो जीवन की सच्चाई है, पर इसके पीछे के जो मॉलिक्यूलर कारण है ना, वो अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। तो हर नई खोज, जैसे कि ये वाली, हमें उस समझ के थोड़ा और करीब ले जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये प्रोटीन AP2A1, रिसर्चर्स ने पाया कि ये कोशिका के बूढ़े होने में रोल निभाता है। अब सुनने में तो ये एक और साइंटिफिक नाम जैसा लगता है, पर क्या चीज इसे खास बनाती है? देखिए, कोशिकाएं तो प्रोटीनों से भरी हैं, हजारों तरह के। हर एक का अपना काम है, जैसे फैक्ट्री में मशीनें। AP2A1 इसलिए ध्यान खींच रहा है क्योंकि ओसाका टीम ने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये बूढ़ी कोशिकाओं में है। नहीं, उन्होंने इसके असर को एक्टिवली जांचा। उन्होंने देखा कि अगर इस प्रोटीन की मात्रा को बदलें, कम या ज्यादा करें, तो कोशिका की उम्र पर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मात्रा बदलने से असर। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि जब उन्होंने कोशिकाओं में इस AP2A1 प्रोटीन की मात्रा कम की, जिसे टेक्निकल भाषा में नॉकडाउन कहा गया, तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। नॉकडाउन का मतलब है जेनेटिक तरीकों से कोशिकाओं को ऐसा बनाना कि वो कम AP2A1 प्रोटीन बनाए। और नतीजा, उम्र बढ़ने के कुछ जाने पहचाने निशान, कुछ मार्कर, वो कमजोर पड़ गए या पलट गए। कोशिकाएं, आप कह सकती हैं, कुछ हद तक जवान जैसा बर्ताव करने लगीं। ये अहम इसलिए है क्योंकि ये इशारा करता है कि AP2A1 सिर्फ बुढ़ापे का एक लक्षण नहीं, बल्कि शायद एक एक्टिव ड्राइवर है। इसे कम करने से गाड़ी धीमी हो सकती है, ऐसा समझिए। अच्छा, तो अगर इसे कम करना उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? मतलब अगर इस प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा बनाया जाए, जिसे शायद ओवर एक्सप्रेशन कहते हैं, क्या स्टडी ने इस पहलू को भी देखा? हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल यही किया। जब उन्होंने स्वस्थ जवान कोशिकाओं में आर्टिफिशियली AP2A1 प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई, मतलब ओवर एक्सप्रेस किया, तो उन कोशिकाओं में बुढ़ापे के लक्षण समय से पहले दिखने लगे, और तेजी से। तो ये दोनों प्रयोग, नॉकडाउन यानी कम करना और ओवर एक्सप्रेशन यानी बढ़ाना, ये मिलकर एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि AP2A1 कोशिका की उम्र बढ़ने की स्पीड को कंट्रोल करने वाले किसी रेगुलेटर या शायद एक्सेलरेटर पेडल की तरह काम करता है। एक तरह का एजिंग डायल जैसा, घुमाओ तो कम, घुमाओ तो ज्यादा। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर साइंस में होता है, कहानी शायद और भी पेचीदा होगी। रिसर्च में ये भी सामने आया कि भाई AP2A1 अकेला खिलाड़ी नहीं है। इसका एक साथी प्रोटीन भी है, इंटीग्रिन बीटा 1 और बीटा 1। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? सही कहा आपने। अक्सर प्रोटीन टीमों में काम करते हैं। इस केस में इंटीग्रिन बीटा 1 AP2A1 का एक जरूरी साथी बनकर उभरा है। रिसर्च ये दिखाती है कि ये दोनों प्रोटीन कोशिका के अंदर मौजूद कुछ धागे जैसी संरचनाओं के साथ पाए जाते हैं। इन्हें स्ट्रेस फाइबर्स कहते हैं। ये कोशिका के अंदरूनी ढांचे का हिस्सा है। स्ट्रेस फाइबर्स, क्या इनका नाम किसी तरह के तनाव से जुड़ा है? ये क्या करते हैं कोशिका के लिए? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कोई इमोशनल स्ट्रेस वाले फाइबर नहीं है। ये एक्टिन प्रोटीन से बने मजबूत रेशे होते हैं जो कोशिका के साइटोस्केलेटन, मतलब उसके कंकाल का हिस्सा हैं। ये कोशिका को शेप देते हैं, उसे हिलने डुलने में मदद करते हैं, और सबसे जरूरी, उसे अपने आसपास की सतह या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से जोड़ने में मदद करते हैं। इन्हें स्ट्रेस फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका पर लगने वाले फिजिकल या मैकेनिकल खिंचाव को सहने और उस पर रिएक्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो रिसर्चर्स ने पाया कि AP2A1 और इंटीग्रिन बीटा 1
इन फाइबर्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मिलकर कोशिका के लिए क्या करते हैं? क्या ये कोशिका की बनावट या उसके बर्ताव को बदलते हैं? देखिए, यहाँ पे बात आती है कोशिका के अपने बाहरी माहौल से जुड़ने के तरीके पर। स्टडी ये बताती है कि AP2A1 और इंटीग्रिन बीटा 1 मिलकर इन स्ट्रेस फाइबर्स के जरिए कोशिका की अपने आसपास की सतह से चिपकने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे सेल्यूलर एडेशन या कोशिकीय आसंजन कहते हैं। सोचिए, कोशिका एक छोटी गेंद जैसी है जिसे अपनी जगह टिके रहने या ठीक से काम करने के लिए सतह से मजबूती से जुड़ना पड़ता है। तो ये प्रोटीन इस जुड़ाव को, इस चिपकन को शायद ज्यादा मजबूत बनाते हैं। कोशिका का सतह से चिपकना और उसका उम्र से संबंध, ये कनेक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है। आमतौर पर हम उम्र बढ़ने को अंदरूनी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे डीएनए डैमेज या कुछ और। हाँ, लेकिन कोशिका का अपने बाहरी माहौल से रिश्ता उसके अंदरूनी हालात को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वो कैसे सिग्नल लेती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, यहाँ तक कि उसकी उम्र बढ़ने की गति भी इससे जुड़ी हो सकती है। शोध ये इशारा कर रहा है कि शायद बूढ़ी होती कोशिकाओं में ये AP2A1 इंटीग्रिन बीटा 1 वाला सिस्टम ज्यादा एक्टिव होकर कोशिका को उसकी सतह से ज्यादा मजबूती से चिपका देता है। और हो सकता है कि ये बढ़ी हुई मजबूती और स्थिरता, जो शायद बूढ़ी कोशिकाओं का एक लक्षण है, उन्हें उसी बूढ़ी अवस्था में बनाए रखने में भी मदद करती हो। ये कोशिका के अंदरूनी ढांचे और उसके बाहरी जुड़ाव के बीच एक पुल जैसा है। ये समझना कि ये प्रोटीन कैसे काम करते हैं ये तो ठीक है, पर क्या इस जानकारी का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है? मतलब भविष्य में क्या हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में दखल देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टडी में आयु-1 नाम की किसी दवा का भी जिक्र है। क्या वो इसी दिशा में काम करती है? हाँ, शोध का ये हिस्सा हमें संभावित दवाइयों की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ता थोड़ा घुमावदार है। जैसा आपने कहा, आयु-1 नाम के कंपाउंड का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि आयु-1 सीधे AP2A1 या इंटीग्रिन बीटा 1 को टारगेट नहीं करता। इसका निशाना एक अलग एंजाइम है जिसका नाम है USP14। USP14 एंजाइम। अच्छा, इसका AP2A1 या उम्र बढ़ने से क्या लेना देना? ये तो एक अलग कहानी लगती है। ये एक अलग लेकिन मुमकिन है कि जुड़ी हुई कहानी हो। USP14 एंजाइम जो है वो कोशिका की कचरा मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग सिस्टम का एक रेगुलेटर है। देखिए, कोशिकाओं के अंदर लगातार प्रोटीन बनते हैं, काम करते हैं और फिर पुराने या खराब हो जाते हैं। इस कचरे को साफ करना कोशिका के स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। कोशिका के पास इसके लिए कई सिस्टम होते हैं, जैसे प्रोटीजोम और ऑटोफेगी। इन्हें आप कोशिका की रिसाइकलिंग फैक्ट्री या सफाई टीम समझ सकती हैं। USP14 एंजाइम इस सफाई व्यवस्था के एक हिस्से को कंट्रोल करता है, कभी कभी उसे धीमा करके। तो अगर आयु-1 दवा इस USP14 एंजाइम को रोकती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कोशिका की सफाई व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। बिल्कुल सही। ज्यादा एफिशिएंट। बिल्कुल सही। स्टडी यही बताती है। जब आयु-1 दवा USP14 को रोकती है, तो ये एक तरह से कोशिका की कचरा हटाने वाली मशीनरी, प्रोटियोजोम और ऑटोफैगी को ज्यादा अच्छे से काम करने देती है। नतीजा? कोशिका अपने अंदर जमा हुए फालतू, खराब या जहरीले प्रोटीन और दूसरे कचरे को बेहतर तरीके से साफ कर पाती है। यानी ये दवा कोशिका को अंदर से क्लीन रखने में मदद कर सकती है? एक तरह से सेलुलर डिटॉक्स जैसा। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। जब कोशिका की अंदरूनी सफाई व्यवस्था ठीक रहती है, तो वो ज्यादा स्वस्थ रहती है। हानिकारक कचरा जमा नहीं हो पाता, जो वरना कोशिका के काम में बाधा डाल सकता है और शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तो माना जा रहा है कि आयु-1 जैसी दवाएं कोशिका को क्लीन रखकर अप्रत्यक्ष रूप से उम्र बढ़ने के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स का मुकाबला कर सकती हैं। भले ही ये सीधे AP2A1 वाले रास्ते पर काम ना करें, लेकिन ये कोशिका के ओवरऑल स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उम्र से जुड़ी गिरावट को कम करने में मददगार हो सकती है। ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, सीधे एजिंग फैक्टर को टारगेट करने के बजाय कोशिका की खुद की मरम्मत और मेंटेनेंस सिस्टम को बेहतर बनाना। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोशिका का स्वास्थ्य तो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से कोशिका का बूढ़ा होना कोई एक स्विच दबाने जैसी चीज नहीं है। ये कई अलग अलग प्रक्रियाओं का नतीजा है जो वक्त के साथ बदलती हैं। AP2A1 इंटीग्रिन बीटा 1 वाला रास्ता कोशिका की बनावट और बाहरी जुड़ाव से जुड़ा है। आयु-1 USP14 वाला रास्ता कोशिका की अंदरूनी सफाई से। ये दोनों और शायद कई और पहलू मिलकर तय करते हैं कि कोशिका कितनी स्वस्थ रहती है और कितनी तेजी से बूढ़ी होती है।
इसलिए अलग-अलग एंगल से इस प्रॉब्लम को देखना जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो हमने देखा कि कैसे ओसाका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने AP2A1 नाम के प्रोटीन की पहचान की है जो कोशिका के उम्र बढ़ने की घड़ी को तेज कर सकता है। इसे कम करने से उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे पड़ते हैं जबकि बढ़ाने से तेज होते हैं। ये प्रोटीन इंटीग्रिन बीटा 1 के साथ मिलकर काम करता है और कोशिका के अंदरूनी ढांचे यानी स्ट्रेस फाइबर्स और बाहरी सतह से जुड़ाव यानी आसंजन को प्रभावित करता है, शायद उसे ज्यादा स्थिर बनाकर। और एक अलग पर संभावित रूप से जुड़ी हुई कड़ी के तौर पर हमने देखा कि कोशिका की आंतरिक सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने वाली दवाएं जैसे IU1 भी उम्र बढ़ने के प्रभावों को कम करने में इनडायरेक्टली भूमिका निभा सकती हैं। बिल्कुल, और इस तरह की खोजों का महत्व सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह हमें जीवन की एक बुनियादी प्रक्रिया उम्र बढ़ना को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने का मौका देती हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर की नींव हैं। जब वे बूढ़ी होती हैं और ठीक से काम नहीं करती तो यही उम्र से जुड़ी कई बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर वगैरह का आधार बन सकता है। इसलिए ये समझना कि कोशिकाएं क्यों और कैसे बूढ़ी होती हैं, ये भविष्य में इन बीमारियों की रोकथाम या इलाज के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। ये हमें सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन कैसे काम करता है इसकी गहरी समझ लेता है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हम कोशिका के अंदर इतने बारीक लेवल पर चल रही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ है कोशिका का अपनी बनावट बनाए रखना और सतह से मजबूती से जुड़ना, जो शायद स्थिरता और मैच्योरिटी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है उसका जवान और लचीला रहना, अंदर से साफ रहना। क्या इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक जरूरी बैलेंस है? ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या उम्र बढ़ने का एक पहलू ये है कि कोशिका स्ट्रक्चरली ज्यादा स्थिर, ज्यादा सख्त हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में अपना लचीलापन और अपनी अंदरूनी सफाई की क्षमता खो देती है? क्या AP2A1 और इंटीग्रिन BT1 जैसे सिस्टम इस स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, शायद नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की कीमत पर? और अगर ऐसा है तो भविष्य में क्या हम इस बैलेंस को साधने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे? क्या हम कोशिकाओं को स्ट्रक्चरली मजबूत रखते हुए भी उन्हें अंदर से साफ और लचीला बनाए रख सकते हैं? शायद यही उम्र से जुड़ी बीमारियों से लड़ने की एक कुंजी हो। इस पर जरूर और सोचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कोशिका की उम्र बढ़ने की इस जटिल लेकिन आकर्षक दुनिया में ये सफर जानकारी से भरपूर रहा होगा।